नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। नैनीताल के लोक भवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन के निर्माण की अद्भुत गाथा पुस्तक का विमोचन किया और एआई थीम रूम के मार्गदर्शन में विकसित एआई हेरिटेज और टूरिज्म ऐप का लोकार्पण भी किया। उन्होंने पुस्तक के लेखक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर गिरीश रंजन तिवारी को बधाई दी और कहा कि ये पुस्तक केवल राजभवन के निर्माण का इतिहास नहीं बल्कि नैनीताल की सांस्कृतिक यात्रा, उत्तराखंड की विरासत और तत्कालीन सामाजिक परिवेश का भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उत्तराखंड के मत्स्य पालन क्षेत्र को बड़ी सफलता मिली है। राज्य में पहली बार यहां उत्पादित हिमालयन ट्राउट मछली का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सफल निर्यात किया गया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश की 3 मत्स्यजीवी सहकारी समितियों की तरफ से उत्पादित ट्राउट मछली को गुजरात के वेरावल में प्रोसेसिंग के बाद नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजा गया है, जिसमें 33 मत्स्य पालकों को करीब 23.50 लाख रुपए की आय हुई। उन्होंने कहा कि सरकार ट्राउट फार्मिंग को लगातार बढ़ावा दे रही है और हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग और परिवहन के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई है। मंत्री ने कहा कि दुबई में आयोजित गल्फ फूड एक्सपो के जरिए अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से संपर्क स्थापित हुआ है, जिसमें भविष्य में अन्य देशों को भी निर्यात की संभावनाएं बढ़ी है। उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने फिशरी सेक्टर को पिछले 4 साल में लगातार सपोर्ट करके इस स्थिति पे पहुंचाया है कि आज हमने पहली बार पूरे हिमालयन स्टेट्स में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने हिमालयन ट्राउट को एक्सपोर्ट किया है एक इंटरनेशनल मार्केट में। हमने 5 टन अपनी हिमालयन ट्राउट जो है वो नेपाल को भेजी है और 30 टन का एक और ऑर्डर हमको बहुत जल्द मिलने वाला है। और हमारी कोशिश यही है कि जो इंडियन मार्केट है वो तो ठीक है, लेकिन जो विदेश मार्केट में भी हिमालयन ट्राउट को बढ़ावा मिल सके, ताकि हमारे यहाँ के फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिल सके और रोजगार उत्पन्न हो सके। जब लोग देखेंगे कि उनकी मछली जो है पूरे विश्व में बिक जा रही है और उसका अच्छा रेट मिल रहा है, तो दूसरे लोग भी प्रोत्साहित होंगे वो काम करने के लिए। पिछले 5 साल में, जैसे मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 4.5 साल में फिशरी सेक्टर ने लीप एंड बाउंड्स ग्रो किया है। और हम जिस सेक्टर का टॉप 25 में नहीं था जीएसडीपी कंट्रीब्यूशन में 2022 में, वो 2026-27 में आज टॉप 3 में है। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में 9.32% पे ग्रो कर रहे हैं। हमारा बजटरी प्रोविजन जो 2022 में 55 करोड़ रुपए था, वो आज बढ़ के 268 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। 368% का राइज हुआ है। हमारे फिश फार्मर्स की जो जुड़े हुए थे हमसे 2022 में 10,000 के आसपास फार्मर्स, वो आज 15,000 क्रॉस कर रहे हैं। पहली बार उत्तराखंड में हमने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च करी और उत्तराखंड पहली स्टेट है पूरे देश में जो इंश्योरेंस की स्कीम चला रहा है। उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर पांवटा साहिब में निहंग सिख समुदाय की आवाजाही को लेकर बनी स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। पुलिस प्रशासन ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और हालात सामान्य बने हुए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और एसएसपी प्रवीण डोभाल ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पांवटा साहिब गुरुद्वारे में प्रशासन और निहंग समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि पुलिस ने सभी संभावित प्रवेश मार्गों पर सघन नाकेबंदी कर निगरानी बढ़ा दी है। गुरुद्वारा है वहाँ पे उनके साथ में नेगोशिएशन करा निहंग साहिबानों के साथ में, और मैं अब मुझे आशा है कि सकारात्मक समाधान निकलेगा। और कल रात से ही हमारी जो उनसे वार्ता हो रही है बहुत पॉजिटिव तरीके से हो रही है और उनका जो भी मांग पत्र होगा उस पर जो आवश्यक कार्रवाई की जानी होगी और ऑनरेबल सीएम सर या हमारी जो गवर्नमेंट है उनके अकॉर्डिंग, उनके डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली हम इसमें डिसीजंस। मौके पर आप पहुंचे, किस तरह के हालात नजर आए? हालात पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है, सामान्य है और हम लोग जितने भी प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं वो नेगोशिएशंस के लिए ही हैं और शांतिपूर्वक समाधान।
कर्णप्रयाग में निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद के बाद पंजाब में होने वाले चुनाव को लेकर उठ रहे सवालों पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले को पंजाब चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। साथ ही कहा कि सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था भी बनी रहे और सामाजिक सौहार्द भी कायम रहे। उन्होंने कहा कि निहंगों का एक वीडियो देखा है जिसमें उन्होंने साफ कहा कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं है और वे शांतिपूर्वक अपनी यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, इसलिए सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए और किसी भी ऐसी स्थिति से बचना चाहिए जिससे प्रदेश का भाईचारा और शांति प्रभावित हो। नहीं, पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड का भी इलेक्शन है, इसलिए इलेक्शन की कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। पर शासन प्रशासन को दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, सख्ती भी करनी है, कानून व्यवस्था न बिगड़े ये भी ध्यान रखना है और सामाजिक सौहार्द न बिगड़े इसका भी ध्यान रखना है। मैं भी एक वीडियो देख रहा था तो उसमें निहंगों ने कहा है कि हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम शांति से अपनी यात्रा करना चाहते हैं। अभी अभी मैंने रास्ते में आते हुए वीडियो देखा है और केवल इतना है कि हमारे जो 4 निहंग जेल में हैं उनकी जमानत हो जाएगी तो हम उनको साथ लेके चले जाएंगे। तो यात्रा है, हेमकुंड साहिब है, हमारी पवित्र यात्रा है, 4 धाम की यात्रा चलती है। सभी को इसमें संयम बनाकर रखना चाहिए। एक आध घटना इस प्रकार की हो जाती है जिसके कारण ये लगता है कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, लेकिन सभी को प्रयास करना पड़ेगा, सरकार को भी, शासन को भी, प्रशासन को भी और जनता को भी, कि किसी भी प्रकार से सामाजिक सौहार्द न बिगड़े और यात्रा प्रभावित न हो। प्रदेश में कांग्रेस 28 और 29 जून को पर्वतीय क्षेत्रों की सभी विधानसभा सीटों पर परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेगी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता आमजन से सीधा संवाद कर सरकार के कामकाज और जनहित के मुद्दों को लेकर अपनी बात रखेंगे। इस पर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान कांग्रेस जनता के बीच जाकर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में हालत बद से बदतर है और सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में 28 और 29 से जो है हर विधानसभा में जो 4 जोन में हमने बांटा है, हर जोन में जो है कांग्रेस के सभी लोग जो है आम जन से सीधा संवाद स्थापित करेंगे और जो सरकार की विफलताएं हैं, जिस तरीके से आज नौजवान त्रस्त है, महंगाई से आम जन त्रस्त है, किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं, हालात बद से बदतर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। एक बात तो मैं कहूँ, एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है, उससे जो विफलता है सरकार के, आम जन को हम अवगत कराने का। कालाडूंगी तहसील के न्याय पंचायत बेलपड़ाव ग्राम सभा में करीब 1 महीने पहले बिजली विभाग के लाइनमैन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में अब तक मुख्य आरोपी, ठेकेदार और अन्य कथित संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों और ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बैठक कर फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं मृतक की पत्नी ने कहा कि घटना के बाद अब तक ना तो बिजली विभाग और ना ही प्रशासन की ओर से कोई आर्थिक सहायता मिली है। मैं उनके परिवार से भी मिला तो उन्होंने जानकारी दी कि ठेकेदार अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ऐसे क्या कारण आ रहे हैं कि वो ठेकेदार अभी तक बचा है और विद्युत विभाग द्वारा अभी तक उस परिवार से मिलने कोई भी नहीं गया, संज्ञान नहीं लिया गया। और हमने अनुरोध करा सरकार से कि इस परिवार को एक आर्थिक सहायता दी जाए और उसके परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। पूरे परिवार को पालता था, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको देखते हुए मद्देनजर रखते हैं मेरी सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस परिवार की इसको न्याय दिया जाए और साथ में इस परिवार की मदद भी की जाए।
खबर गदरपुर से है, जहां मुहर्रम का पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रशासन की ओर से पूरे कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं नजर आई। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया। इसके अलावा बिजली विभाग और नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि मुहर्रम का पर्व गदरपुर में धूमधाम के साथ मनाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती रही। पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई। आपको बता दें कि गदरपुर में धूमधाम से मुहर्रम का पर्व मनाया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं पूरी की गई थी। जगह जगह पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में गुलरभोज जलाशय को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने तमाम विषयों को लेकर भी अपनी बात रखी। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। सर, पर्यटक क्षेत्रों को जिस तरह से विकसित किया जा रहा है और खासकर आपके क्षेत्र में, क्योंकि आप भी हाल फिलहाल में निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को जांच रहे हैं, कितना पर्यटन क्षेत्र में बढ़ रहा है और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सर? देश के अंदर जितने बड़े बड़े शहर हैं उसमें आबादी और पोल्यूशन की वजह से आम जनता सुकून का जीवन जीना चाहती है। जो लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ छुट्टी मनाने के लिए ऐसे जगहों का चयन करते हैं कि जहां पोल्यूशन से मुक्ति मिले, भीड़ कम हो, अच्छा वातावरण हो, प्रकृति का नज़ारा हो। ऐसी जगह लोग अपने बच्चों को लेके, परिवार को लेके लोग जाना चाहते हैं। और इसके लिए उत्तराखंड प्रदेश इस देश का एक प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है, जहां विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। पर्यटन के साथ साथ धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ देवभूमि उत्तराखंड है और यहाँ कोने कोने में कहीं भी लोग जाते हैं तो सुकून का जीवन पाते हैं। ऐसे ही मैदानी जिले में, ऊधम सिंह नगर जिले में, हमारी विधानसभा में, जहाँ से जनता ने मुझको विधायक बनाया हुआ है, हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने मुझको विधायक बनाया हुआ है, यहाँ एक गुलरभोज जलाशय है जो लगभग 18 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में है और प्रकृति का बहुत बड़ा एक सौगात मिला हुआ है। इस डैम को हमारी सरकार ने 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 डेस्टिनेशन के अंतर्गत पर्यटन केंद्र घोषित किया हुआ है। वहाँ मछलियाँ हैं, विविध प्रकार के पक्षी हैं और हाई स्पीड वहाँ नाव चलती हैं, जिसकी वजह से प्रतिदिन हजारों पर्यटकों का आना जाना होता है। अभी हमारे क्षेत्र में वहाँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय में इसका शुभारंभ हुआ और वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अभी कुछ दिन पहले गए थे। हाई स्पीड बोट को भी उन्होंने चलाया था। वहाँ कुछ सड़कों की कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, जिसको हमारी सरकार ने समाधान इसका निकाल दिया है। वहाँ एक कनेक्टिविटी सड़क बननी थी, जिसकी 18 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी हो गई है। बहुत जल्दी इस सड़क को बनने से निश्चित ही पर्यटकों का आना जाना, आवागमन बहुत तेजी से बढ़ेगा और इसका कई प्रकार का फायदा है। एक तो उस पर्यटन केंद्र के आसपास जो किसान हैं, उन किसानों को, बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनकी जमीनों की कीमत बढ़ेगी और साथ ही जो बच्चे हैं जो शेड्यूल में जॉब करने के लिए जाते हैं, उन बच्चों को अपने घर में कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार का रोजगार मिलेगा। जैसी बच्चों की योग्यता होगी उसके अनुसार लोकल में ही उनको किसी उद्योगपति के हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, वो खुद के अपने काम के मालिक बनेंगे। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। मैं अपनी सरकार का धन्यवाद देता हूँ और आपके माध्यम से जो लोग मुझको सुन पा रहे हैं, मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि गुलरभोज जलाशय पे जो आप लोग पर्यटन केंद्र पे आते थे, आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, सड़क की वजह से, टॉयलेट की वजह से। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सड़क का पैसा सैंक्शन हो चुका है, टॉयलेट का पैसा भी लगभग स्वीकृत हो चुका है। तो बहुत जल्दी इन समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा
आप अधिक से अधिक संख्या में आइएगा। निश्चित ही यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं पर्यटकों के सहयोगी बनेंगे। सर, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन भी आगामी दिनों में आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां इलेक्शन को लेकर भी हैं और क्योंकि प्रवास कार्यक्रम भी आपके लगातार चल रहे हैं? जिन भावनाओं को लेके देवभूमि की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया, उन एजेंडों पे हमारी सरकार ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। तो निरंतर 4.5 वर्ष उन आदेश का पालन किया है। अब हम चुनाव में कोई अलग से हम तैयारी नहीं करते। जो जनता से हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारे देश के नेता नरेंद्र मोदी जिस जनता के आदेश को लेके हम सरकार पाते हैं, उन आदेश का हम पालन करते हैं। हमने उन सब जनादेश का हमने पालन किया है। जो जनता ने आदेश दिया था हमने उसका पालन किया है। उसी को लेके चुनाव में जाएंगे। और निश्चित ही उत्तराखंड की देवभूमि की जनता, देवतुल्य जनता निश्चित ही मोदी को डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए कमल के फूल पर वोट डालकर तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाएगी। सर, मोदी सरकार के 12 सालों को किस तरह से आप गिनाने का भी काम कर रहे हैं? इस दौरान उत्तराखंड में भी काफी, क्योंकि ऐतिहासिक काम आप बताते हैं क्यों हुआ? सुशासन और जन कल्याण, इसका प्रमाण है उत्तराखंड। उत्तराखंड वो यह प्रदेश है जहां आम लोग जब 4 धाम की यात्रा पे आते थे तो जीते जी अपना क्रियाक्रम करके आते थे लोग कि बद्रीनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, 4 धाम यात्रा पे जा रहे हैं। जीवन लौट के आएगा नहीं आएगा इसकी कह नहीं सकते, तो लोग अपना क्रियाक्रम करके आते थे। हमारे डबल इंजन की सरकार ने ऑल वेदर सड़क बनाकर हेली सेवाओं को लागू करके जगह जगह अधिकारियों की नियुक्ति करके इन यात्राओं को सुगम बनाने का काम किया है। इससे बड़ा कोई ऐतिहासिक काम हो नहीं सकता। इसीलिए मोदी जी का 12 साल बेमिसाली ऐतिहासिक है और जनता कभी इसको पीछे नहीं आने देगी। जनता भी जानती है कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर कांग्रेस पार्टी ने इस देश को भ्रष्टाचार की एक बुनियाद दी, जिसकी वजह से देश खोखला हो गया। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, जन कल्याण और सुशासन के लिए काम किया है। जनता इन भावनाओं पे ही बीजेपी का साथ देगी। कभी मोदी जी का अपमान जनता नहीं होने देगी। ये 12 साल में मोदी के काम में प्रमाण दिया है। सर, इन 5 सालों में जो काम हुए आपकी ओर से भी और लगातार, क्योंकि आप विधायक के तौर पर रहे हैं क्षेत्र में और लगातार जनता के सुख दुख में भी खड़े हुए हैं, किस तरह के विकास कार्य अभी तक हुए हैं और क्या लगता है कि कौन से ऐसे काम रह गए जो आगामी दिनों के लिए छोड़े गए अभी तक? कामों की गिनती गिनाई जाए तो बहुत लंबी लिस्ट होगी, शब्दों में उसको नहीं कहा जा सकता। मैं तो आपसे एक ही योजना का कहूंगा आपसे। किसी जमाने में जब किसी नौजवान आदमी का बाप बीमार पड़ जाता था तो अपने बाप के इलाज के लिए वो नौजवान अपना घर परिवार, जमीन जायदाद, मकान सब कुछ बेच देता था और तो भी इलाज संभव नहीं हो पाता था। और जिनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं होता था वो अपने बाप को एक कमरे में डाल देते थे, भगवान जितना तुमने सांसें दी हैं उतनी इनको ले लेने दो, बाकी जब चाहो उठा लेना। लोग इलाज नहीं करा पाते थे। लेकिन आयुष्मान भारत योजना लागू होने से गरीब से गरीब, अमीर से अमीर प्रत्येक व्यक्ति का 5 लाख रुपए का इलाज की जो सौगात मिली है, ये अपने आप में देवतुल्य योजना है और दैवीय कृपा है। तो इन योजनाओं की वजह से मोदी एक सामान्य पुरुष नहीं, एक महामानव है। जन कल्याण के लिए उन्होंने काम किए हैं। ऐसे कई गरीब लोग हैं जो अपना मकान कभी खुद जीवन में नहीं बना सकते थे। सपना लेके जीते थे लोग और सपने देखते देखते खत्म हो जाते थे, लेकिन कोई गरीब आदमी अपना मकान नहीं बना सकता था। लेकिन मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास के तहत हजारों लाखों गरीबों का मकान बनाने का काम किया। कई लोग दिहाड़ी तो करते थे लेकिन आटे तक सीमित रहते थे, चावल तक सीमित होते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो हमारे निःशुल्क राशन देने की योजना है, जो 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम किया, किन योजनाओं का कहें आपसे। गरीब लोग अपने मकान में शौचालय नहीं बना सकते थे, उन गरीबों को, माताओं बहनों बेटियों को शौचालय देने का काम किया। एक एक घर में बिजली पहुंचाने का काम किया। हर नल में जल, ऐसा कोई योजना कभी किसी ने सोची नहीं होगी। लोग 20 फीट 15 फीट का, बल्कि कुएं का लोग पानी पीते थे। मैं अपना बता रहा हूं, हमने अपने जीवन में तालाब का पानी पिया है। लेकिन देश की आज़ादी के इतने साल भी कांग्रेस की सरकार ने कभी नहीं सोचा कि किसी गरीब आदमी को स्वच्छ जल दे दो पीने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर नल पहुंचाने का काम किया, प्रत्येक नल में जल की व्यवस्था की। ऐसा कौन सोच सकता है।
तो ये 12 साल के अंदर तो बेमिसाल काम हुआ है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। अरविंद पांडे जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। पिछले साल की भीषण आपदाओं से सबक लेते हुए राज्य सरकार इस बार मानसून को लेकर पहले से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर राहत व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है, जिसके चलते बरसात में पूरे प्रदेश में आपदा की स्थिति बन जाती है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ भ्रामक माहौल बनाकर लोगों में डर पैदा करने के लिए बयानबाजी कर रहा है, जबकि सरकार और प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरह सतर्क है। हमारा प्रदेश विषम भौगोलिक परिस्थिति का प्रदेश है और मानसून के दौरान हमारे पूरे प्रदेश भर में बरसात के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और अब आपदा की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर बन जाती है। इसको लेकर के हमारी सरकार, हमारा पूरा प्रशासन अलर्ट है और सरकार के द्वारा पूर्व मानसून से होने वाले नुकसान को लेकर के और कम से कम नुकसान हो, इसको लेकर के सरकार के द्वारा योजना बनाई गई है और लोगों को इस दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार, चाहे राशन की वितरण की व्यवस्था हो, चाहे सड़क मार्ग को लेकर के अन्य उसको तत्काल प्रभाव से खोलने की व्यवस्थाएं हों, इसको लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक भी ली है और सबको सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। पक्ष को तो सिर्फ और सिर्फ एक भ्रामक माहौल प्रदेश के अंदर तैयार करना है और केवल लोगों को डराने के लिए, लोगों को के अंदर भय पैदा करने के लिए इस तरह के बयानबाजियों करते रहते हैं। डोईवाला नगर पालिका से जुड़े सफाई कर्मचारी, कूड़ा वाहन चालकों और हेल्परों ने अपनी तमाम मांगों को लेकर हड़ताल की, जिस वजह से नगर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित नजर आई। कई जगहों पर कूड़े के ढेर लगे रहे। इस दौरान पालिका परिसर में कर्मचारियों और पालिका प्रशासन के बीच बातचीत हुई। इनकी मांगों को लेकर भी अभी नगर पालिका प्रशासन से उन्हें अवगत कराया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका केवल मौखिक आश्वासन दिया गया है, नहीं लिखित आश्वासन कुछ नहीं है, जिससे कि आज उनको मजबूरन उन्हें हड़ताल में बैठना पड़ा और जब तक मांगें पूरी नहीं होती हम इन्हीं के साथ हड़ताल में बैठे रहेंगे। बिल्कुल सफाई व्यवस्था पे तो पूरे के 20 के 20 वार्डों में चरमरा गई है, बिल्कुल कूड़े के ढेर लगे चुके हैं, क्योंकि देखो ये हमारे रीढ़ की हड्डी है और पर्यावरण मित्र इन्हीं के बल पे हम पूरे नगर पालिका को चलाते हैं। क्योंकि अभी हमें नगर पालिका को जो अभी कुछ दिनों में अभी अवार्ड भी मिला था कि सफाई का अवार्ड भी मिला था, वो इन्हीं के बल पे मिला था। लेकिन अब यदि हमें पर्यावरण मित्र के बदौलत हमें अवार्ड मिल रहा है तो हमें इनकी मजबूरी को भी समझना चाहिए कि भाई उनकी सैलरी में कटौती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, कर्मचारियों को कोई शोषण बर्दाश्त, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो। 28 जून से पल्स पोलियो मुक्त भारत और उत्तराखंड अभियान के तहत राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसको सफल बनाने के लिए लोहागढ़ उप जिला चिकित्सालय में आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी की ओर से कहा गया कि 28 जून को पोलियो बूथों पर ज़्यादा से ज़्यादा 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। साथ ही 29 जून और 30 जून को आशा कार्यकर्ताओं की ओर से घर घर जाकर बच्चों को पोलियो दवाई पिलाई जाएगी। हमने पोलियो की पूरी तैयारी कर ली है, 2 बूंद जिंदगी की सभी के लिए सेफ है। और ये जो 28 तारीख को बूथ पे हमारे द्वारा पोलियो का कार्यक्रम चलाया जाएगा, सभी 0 से लेके 1 साल तक के 5 साल तक के बच्चों को ये बूंद पिलाई जाएंगी, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएंगी। उसके बाद 29 और 30 को घर घर जाकर पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। सभी वैक्सीनेटर को इसके बारे में समझा दिया गया है और हमारे पास पोलियो की वैक्सीन पहुंच गई है। 27 तारीख की शाम को हम सभी बूथ पर वैक्सीन सुरक्षित तरीके से पहुंचा देंगे। मैं सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि कोई भी अपने बच्चों को बिना पोलियो ड्रॉप के ना रखें, क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से शरीर का कोई भी अंग जो है वो बेकार हो सकता है और वो ज़िंदगी भर बेकार रहेगा, उसको ट्रीटमेंट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो प्रिकॉशन ही बचाव है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अभी जो पोलियो डे पे सभी अपने बच्चों को 0 से 5 साल तक के बच्चों को ज़रूर से ज़रूर पोलियो की ड्रॉप पिलवाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।